नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को शीघ्र और सस्ती कोविड जांच सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सरकार ने अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए। आज विश्व खाद्य दिवस है। प्रधानमंत्री खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोलने का फैसला किया। और आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव की 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच प्रौद्योगिकी, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने, औषधियों और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्था के बारे में समीक्षा बैठक की। उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना की और इनके लिए सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सीरो सर्वेक्षण और नमूनों की जांच को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नमूनों की जांच नियमित रूप से तेजी से की जानी चाहिए और ये सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण और डिलीवरी तंत्र का जायजा लिया। श्री मोदी ने निरंतर तथा सही वैज्ञानिक जांच और प्राचीन चिकित्सा औषधियों की वैधता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने इस मुश्किल समय में सबूत आधारित अनुसंधान करने और विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने नमूनों की जांच, टीके और चिकित्सा के लिए सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध होने वाली सुविधाएं न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए उपलब्ध कराने की देश की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता बरतने और पूरी तरह तैयारी रखने का आह्वान किया। सरकार ने अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में बताया गया है कि सैनिटाइजर कंटेनर्स का निर्यात तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध मुक्त कर दिया गया है। अब सैनिटाइजर को किसी भी पैकेजिंग में निर्यात किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत की गिनती विश्व के ऐसे देशों में बनी हुई है जहां कोविड से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर सबसे कम मृत्यु दर है। भारत में इस समय यह आंकड़ा प्रति 10 लाख पर 80 है। मंत्रालय ने बताया है कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। बुनियादी चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि, आईसीयू के डॉक्टरों की स्वास्थ्य देखभाल क्षमता में मजबूती, मानक उपचार नियमों के पालन और डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों तथा कोविड योद्धाओं के प्रयासों से ये परिणाम आए हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.36% तक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 81,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 63,83,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की निरंतर बढ़ रही संख्या दर्शाती है कि देश में संक्रमित होने वालों की संख्या कम हो रही है। इस समय देश में संक्रमण के केवल 11.12% मामले हैं। कुल 8,12,000 लोग संक्रमित हैं। भारत में मृत्यु दर 1.2% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 67,735 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमित होने वालों की संख्या 73 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रभावकारी रणनीति और जांच, पहचान तथा उपचार से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस दौरान 660 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 1,11,266 हो गई है।
पिछले 24 घंटे के दौरान 11,36,000 से अधिक कोविड जांच की गई। इसके साथ ही कोविड जांच की संख्या बढ़कर 9,12,26,000 से अधिक हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,185 नए रोगियों का पता लगा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 88.22% हो गई है। गुजरात में अब तक 1,37,870 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। कल 1,329 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 52,16,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। राज्य में सबसे अधिक 249 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 186 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 14,804 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 86 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 11 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,609 हो चुकी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक में कल 8,477 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ राज्य में इस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या 7,43,848 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 6,20,008 लोग स्वस्थ हो गए हैं। कल 85 रोगियों की मौत होने के बाद कोविड संक्रमण से राज्य में अब तक 10,283 रोगियों की मौत हो चुकी है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने सभी के लिए हाथ को साफ रखने के महत्व पर जोर दिया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर गुप्ता ने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। हाथ ऐसी सरफेस है जिसको हम अक्सर अपने मुंह, आंख, नाक, गले को छूते हैं और इस प्रकार इन्फेक्शन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए हाथ धोना बहुत आवश्यक है। कम से कम 20 सेकंड अवश्य लगाएं हाथ धोने में। हम जो लगाएं उसको अच्छी तरीके से दोनों हाथों पर, उंगलियों के बीच में, नाखूनों पर, अंगूठे पर, आगे पीछे चारों तरफ से उसकी सफाई होनी आवश्यक है। इसी तरह से रगड़ेंगे सारे के सारे ये कीटाणु जो हाथों पर रहते हैं मर जाएंगे और आपके हाथ स्वच्छ हो जाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अमलेश सेठ ने कहा है कि कोविड से बचाव की 3 सावधानियों यानी मास्क पहनने, हाथों की सफाई रखने और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इन सभी सावधानियों का हर समय पालन करना चाहिए। 3 important measures to prevent the spread of coronavirus are well known to all of us. Use of mask to cover nose and mouth completely, maintaining a distance of at least 2 meters and washing hands diligently, frequently. My earnest request to all is to follow all the 3 steps at all times. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष खुंटिया ने स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं से बीमारी विशेष बीमा लाने का अनुरोध किया है। इससे बीमा धारकों को विभिन्न बीमारियों के उपचार में मदद मिल सकेगी। मुंबई में आयोजित स्वास्थ्य बीमा बैठक में श्री खुंटिया ने कहा कि ऐसे विशेष बीमा के अंतर्गत बीमा कंपनियां चिकित्सा विशेषज्ञों को एक साथ ला सकती हैं ताकि वे बीमा धारकों को बीमारियों की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र ने स्वास्थ्य देखभाल के तीसरे स्तर या अस्पताल में भर्ती कराने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अब प्राथमिक और दूसरे स्तर के स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय के अनलॉक 5 दिशा निर्देशों के आधार पर और विभिन्न पक्षकारों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद संस्कृति मंत्रालय ने कल सांस्कृतिक समारोह और कोविड के प्रसार पर रोक लगाने के उपायों के बारे में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। इन दिशा निर्देशों में मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिनका मनोरंजन या क्रिएटिव एजेंसियों, कलाकारों और अन्य लोगों को पालन करना होगा। कलाकारों और अन्य सहकर्मियों, ग्रीन रूम के प्रबंधन, मंच प्रबंधन, वस्त्र और मेकअप ट्रायल तथा मंच और खुले क्षेत्र में बैठने की व्यवस्था सहित सभी स्थानों को सैनिटाइज करने के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट जोन में सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें मौके का आकलन करने के बाद अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भाई सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ अच्छा, पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ESIC शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। चिंता से मुक्ति। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को शीघ्र और सस्ती कोविड जांच सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सरकार ने अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए। आज विश्व खाद्य दिवस है। प्रधानमंत्री खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोलने का फैसला किया। और IPL क्रिकेट में अबू धाबी में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आज विश्व खाद्य दिवस है। आज ही के दिन वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। भूखमरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए वर्ष 1979 में पहली बार विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी हाल में विकसित की गई 8 फसलों की 17 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारतीय सिविल सेवा अधिकारी डॉक्टर विनय रंजन सेन 1956 से 1967 के दौरान FAO के महानिदेशक थे। इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम स्थापना उनके समय में ही की गई थी। भारत सरकार ने 10 करोड़ से अधिक लोगों को लक्षित करते हुए एक महत्वाकांक्षी पोषण अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शारीरिक विकास में बाधा, कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन जैसी समस्या से निजात पाना है। अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरे समृद्ध किस्मों की विकास को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान फसलों की 53 ऐसी किस्मों का विकास किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा आज देश को समर्पित किए जाने वाले 8 फसलों की हाल ही में विकसित जैव विविधता वाली किस्में पोषण के मामले में 3 गुना अधिक है। फसलों की ये किस्में अन्य खाद्य सामग्री के साथ सामान्य भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदल देंगी। इन किस्मों को स्थानीय भूमि और किसानों द्वारा विकसित किस्मों का उपयोग करके विकसित किया गया है। कुपोषण को कम करने और प्राकृतिक रूप से समृद्ध खाद्य सामग्री के माध्यम से भारत को कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए जैव फोर्टिफाइड फसलों की किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देकर इन्हें मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी जैसे सरकारी कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाएगा। यह किसानों के लिए अच्छी आमदनी सुनिश्चित करेगा और उनके लिए उद्यमिता के नए रास्ते खोलेगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विश्व खाद्य कार्यक्रम के भारत प्रतिनिधि और निदेशक बिशॉप पाराजूली ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि विश्व में बड़ी संख्या में लोग अब भी भूख से जूझ रहे हैं और इस संकट को मिटाने के लिए हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता है। Food is the basic right and basic need for everybody. And in this world of 21st century of plenty, to have
690 million people going still hungry, it's a concern. And the zero hunger can be achieved. There is support being provided. WFP reaches out to over 100 million people around the world every day with meals. In some countries, over half of the population depend on food support from WFP and others. So there is a great solidarity. इस साक्षात्कार के मुख्य अंश परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुन सकते हैं। सरकार पिछले मौसम की तरह 2020-21 के खरीफ मौसम में किसानों से मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर रही है। इस मौसम में धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़, केरल और जम्मू कश्मीर में सुचारू रूप से जारी है। अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 5,33,000 किसानों से 11,785 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए 41 लाख मीट्रिक टन से अधिक दाल और तिलहनों की खरीद की अनुमति दी गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में 1,23,000 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद की मंजूरी दी गई। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 4 करोड़ 94 लाख की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 686.74 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद की है, जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के किसानों को फायदा हुआ है। 2020-21 के खरीफ विपणन मौसम के दौरान कपास की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी और भारतीय कपास निगम ने कल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 89,500 से अधिक कपास गांठों की खरीद कर ली है। इससे 18,500 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात में कटौती करने के लिए रेफ्रिजरेंट के साथ आने वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में बताया गया है कि रेफ्रिजरेंट वाले एयर कंडीशनर्स की आयात नीति में संशोधन करते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मंत्री स्तर की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति IMFC की पूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की त्वरित बहाली के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किए गए उपायों की संक्षिप्त जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि कई कम आय वाले विकासशील देश गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका सुरक्षित करने की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन देशों में अर्थव्यवस्था की बहाली और पुनर्वास प्रयासों को किसी तरह से कम नहीं किया जाना चाहिए। विश्व बैंक ने कोविड महामारी की चुनौतियों का सामना कर रहे विश्व के सबसे निर्धन देशों की मदद के लिए $25 अरब की आपात वित्तीय सहायता की मांग की है। विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मैल्पास ने G20 देशों जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को बताया कि इस महीने के अंत में वे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के उप प्रमुखों के सामने पूरक वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव पेश करेंगे। श्री मैल्पास ने कम आय वाले देशों में कर्ज न चुकाने के बढ़ते जोखिम पर चिंता व्यक्त की। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत ने दोनों देशों के बीच बातचीत की इच्छा व्यक्त करते हुए एक संदेश भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी के भारतीय चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जो बात कही गई है वह भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि ये घरेलू विफलताओं से अपनी जनता का ध्यान हटाने और रोजाना भारत की आलोचना करके सुर्खियों में बने रहने की पाकिस्तान सरकार की कोशिश है। The official is well advised to restrict his advice to his establishment and not to comment on India's domestic policy. The statements made by him are contrary to facts on the ground, misleading and fictitious. As regards the purported message that was referred to, let me make it clear that no such message was sent from our side. Further, I would like to add that Pakistan continues to support, aid and abet cross-border terrorism against India and has also been resorting to unprovoked ceasefire violations to support terrorist infiltration.
भारत ने कहा है कि उसके आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का चीन को कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भी भारत का अभिन्न अंग है और सर्वोच्च स्तर की बैठकों सहित कई अवसरों पर यह बात चीनी पक्ष को बड़े साफ तौर पर बताई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क खोलने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बैठक में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को इसे प्राथमिकता देने का निर्देश दिया और कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह अभियान कल नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होगा। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सामान्य तौर पर महिलाएं पुलिस थानों में पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराने में झिझक महसूस करती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इन महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की ही तैनाती की जाएगी ताकि प्रदेश में हर महिला अपनी शिकायत बिना किसी डर के स्वतंत्र तौर पर दर्ज करा सके। सरकार ने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है। हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मी शिकायतों को सुनने के साथ ही किसी भी वक्त महिलाओं की मदद के लिए भी तैयार रहेंगी। राज्य सरकार ने इससे पहले लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर महिलाओं के लिए पिंक बूथ भी बनाए हैं। राजधानी समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों के चौराहों पर भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। कार्यस्थल से देर रात लौटने वाली महिलाओं को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए अब तक 216 उम्मीदवारों ने कुल 282 नामांकन पत्र जमा कराए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नामांकन पत्र जमा करने का आज आखिरी दिन है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के कई कद्दावर उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल 17 अक्टूबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं 3 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। राज्य के सभी दलों के वरिष्ठ नेता अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुटे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को चुनाव वाले जिलों में तैनात 12 संयुक्त या उप जिला अधिकारियों का स्थानांतरण रद्द करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर को इन अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए थे। आयोग ने कहा है कि ये स्थानांतरण आदेश आचार संहिता की अवधि के दौरान जारी किए गए थे। लद्दाख में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के 22 अक्टूबर को होने वाले महासभा चुनाव का प्रचार तेज होने लगा है। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के सभी प्रयास कर रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। प्रचार में सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग हो रहा है। असम में सीआईडी ने पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी कुमार संजीत कृष्णा को पुलिस उप निरीक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाने के सिलसिले में एक सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक समेत अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उस समय श्री कुमार संजीत कृष्णा करीमगंज जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। पुलिस ने उनसे कई दिनों तक पूछताछ की और कल शाम सीआईडी ने उन्हें गुवाहाटी में गिरफ्तार कर लिया। आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शारजाह में कल रात किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को अंतिम गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। बेंगलौर ने 6 विकेट पर 171 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने 48 रन की पारी खेली। जवाब में पंजाब ने लक्ष्य को आखिरी गेंद में हासिल कर लिया। कप्तान केएल राहुल ने नाबाद 61 और क्रिस गेल ने 53 रन का योगदान दिया। किदाम्बी श्रीकांत डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ओडेंस में कल रात श्रीकांत ने दूसरे दौर में कनाडा के जेसन एंथनी होशी को 21-15, 21-14 से हराया। मौसम विभाग ने आज मुंबई और ठाणे सहित उत्तरी कोंकण के लिए भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कई भागों में भारी वर्षा और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री ठाकरे ने कल एक बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की।
भारी बारिश के बाद बाढ़ आने के कारण महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में 8,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। बाढ़ के चलते पुणे में 3 लोग डूब गए, वहीं मुंबई के निचले इलाकों में भारी जल जमाव के कारण एक अन्य लापता है। महाराष्ट्र, मुंबई और सोलापुर सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होती रही। समुद्र में उठती ऊंची लहरों के कारण रत्नागिरी, मुंबई, रेवस और अन्य स्थानों से मछुआरी करने वाली लगभग 350 नौकाओं ने रत्नागिरी के दाभोळ बंदरगाह में शरण ली है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि बारिश के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीमों को उस्मानाबाद, सोलापुर, पंढरपुर और बारामती में तैनात किया गया है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद लवलीन। चीन की टिप्पणी पर भारत द्वारा सख्त रुख अपनाने को आज के सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। जनसत्ता ने विदेश मंत्रालय के इस संदेश को दिया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत के अभिन्न अंग थे और रहेंगे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आंतरिक मामले में दखल न दे चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल एक उच्च स्तरीय बैठक में ये कहना कि कोरोना जांच और सीरो सर्वेक्षण में तेजी लाएं, राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है। जनसत्ता की खबर है, कड़े एहतियात के साथ 7 महीने बाद खुल गए सिनेमाघर, 50% की क्षमता के साथ संचालन की अनुमति। शुरू हुआ जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य शीर्षक से हरिभूमि ने लिखा है, करगिल को कश्मीर से जोड़ेगी एशिया की सबसे लंबी 14.15 किलोमीटर की सुरंग। पत्र लिखता है कि इसके निर्माण से 3 घंटे का कठिन सफर 15 मिनट का रह जाएगा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था जोजिला का सपना, 21 साल बाद शुरू हुआ काम। देश में पहली बार शुरू होगी घरेलू कामगारों की मिनी गणना, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र ने लिखा है, घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए आंकड़े जुटाना चाहती है केंद्र सरकार, श्रम ब्यूरो को दी गई इस काम की जिम्मेदारी। भारत की प्रथम ऑस्कर विजेता और मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया के निधन पर जनसत्ता ने लिखा है, परिधान रच युगों को जीवंत करने वाली अब अनंत यात्रा पर। पत्र लिखता है, फिल्म गांधी के लिए जीता था भारत के लिए पहला ऑस्कर। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई बेहद खराब, नोएडा और गाजियाबाद भी रेड जोन में, अमर उजाला सहित अधिकतर अखबारों में है। पत्र ने लिखा है, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की 50 टीमें गठित। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, हवा अब बेहद खराब, मॉर्निंग वॉक रोकने का वक्त आया। अब आम आदमी को सरल भाषा में कानूनी दस्तावेज मिलने की उम्मीद, हरिभूमि की खबर है। पत्र ने इसे बड़ी खबर बताते हुए लिखा है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांगा जवाब। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को शीघ्र और सस्ती कोविड जांच सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सरकार ने अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए। आज विश्व खाद्य दिवस है। प्रधानमंत्री खाद्य कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोलने का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।